नमस्ते और स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरीज पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए है। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। के आधार पर बनाया था। इसीलिए दुष्ट ड्रैगन भगवान ने इसे संप्रभु निकाय का नाम दिया। संप्रभु शरीर का रहस्यमय हिस्सा यह था कि जो कृषक संप्रभु शरीर की खेती करता था, वह अपने मेरिडियन का विस्तार कर सकता था, आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने की गति बढ़ा सकता था, ऊर्जा को परिष्कृत करने की गति बढ़ा सकता था, कृषक की काया और आत्मा उपचार क्षमता को मजबूत कर सकता था और कृषक की वृद्धि कर सकता था। प्रतिक्रिया की गति, धारणा, अवलोकन और गति। यह कहा जा सकता है कि यह एक सर्वांगीण सुधार था। दुष्ट ड्रैगन भगवान वास्तव में इस क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ होने के योग्य है। वह ऐसे भयानक संप्रभु शरीर को भी समझ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोंग तियानजान उससे हार गया। अंत में 6 महान बुजुर्गों को उसे हराने के लिए प्रकट होना पड़ा। फेंग वुचेन बेहद हैरान थे। वह डर गया था। संप्रभु निकाय को विकसित करने के बाद सभी पहलुओं में मेरी क्षमताओं में काफी सुधार होगा। फेंग वुचेन बहुत खुश थे। फेंग वुचेन अब पीछे नहीं हट सकते थे। उसने बलपूर्वक अपने हृदय में परमानंद को दबा लिया और संप्रभु शरीर की खेती करना शुरू कर दिया। दुष्ट ड्रैगन भगवान ने पहले संप्रभु निकाय की खेती की थी। फेंग वुचेन इसे केवल अपनी यादों के अनुसार जी रहे थे। इसमें बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगा। 1 घंटे के बाद फेंग वुचेन को पता चला कि उनके शरीर में स्पष्ट परिवर्तन हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उसकी प्रतिक्रिया की गति, धारणा, अवलोकन या उसकी काया और गति थी, उन सभी में बहुत सुधार हुआ था। बहुत भयानक। मैंने अभी अभी संप्रभु निकाय में प्रवेश किया है और 1 घंटे में ही मुझमें इतना सुधार हो गया है। फेंग वुचेन फिर से चौंक गया। उसे लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। प्रतिवेदन। ऐसा कहा जा सकता है कि एक संप्रभु निकाय एक कृषक की प्रतिभा की कमी को पूरी तरह से पूरा करता है। इसे निश्चित रूप से एक रहस्यमय शारीरिक तकनीक कहा जा सकता है। फेंग वुचेन ने पहले इसकी खोज न करने के लिए गुप्त रूप से खुद को डांटा। यदि फेंग परिवार को ऐसी भयानक सॉवरेन बॉडी तकनीक विकसित करनी होती तो उनकी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती। हालांकि यह सोचकर कि फेंग परिवार अभी भी कमजोर था, फेंग वुचेन को राहत महसूस हुई। संक्षेप में, मजबूत बनने से पहले वह दूसरों को अपने ऊपर संदेह नहीं करने दे सकता था। अन्यथा फेंग परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उत्साह के बाद फेंग वुचेन ने अपनी मार्शल तकनीक विकसित करना जारी रखा। कम से कम उन्हें प्रवेश स्तर तक मार्शल तकनीक विकसित करनी पड़ी। तभी उसकी युद्धक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। वाटर क्लाउड सिटी के बाहरी इलाके में पहाड़ों में फेंग वुचेन 10 दिनों से अधिक समय तक रहे। उन्होंने प्रवेश स्तर तक मार्शल तकनीक पहले ही सीख ली थी। भविष्य में जब तक वह लगन से अभ्यास करेगा, वह निश्चित रूप से मार्शल तकनीक की वास्तविक शक्ति को उजागर करने में सक्षम होगा। तीसरे स्वर्ग का रोशपाम। पहाड़ों में अचानक धीमी चीख सुनाई दी। एक अत्याचारी शक्ति फैल गई। फेंग वुचेन की हथेली एक बाल्टी जितने मोटे पेड़ पर पड़ी। टकराना। ताड़ पेड़ से टकराया और जोरदार धमाके के साथ पेड़ मौके पर ही टूट गया। लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े हर जगह उड़ गए। यह केवल छोटे सफलता स्तर पर है और इसमें पहले से ही इतनी मजबूत शक्ति है। ऐसा लगता है कि मैंने गलत मार्शल तकनीक नहीं चुनी है। प्रोफाउंड स्टेज में पहले से ही ऐसी शक्ति है, अर्थ स्टेज का तो जिक्र ही नहीं। फेंग वुचेन खुशी से मुस्कुराए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने लाल उग्र तलवार निकाली और ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ को सक्रिय कर दिया। लाल उग्र तलवार तुरंत हरे रंग की लौ से प्रज्वलित हो गई और एक भयंकर और हिंसक तलवार की हुई फैल गई। ब्रह्म तलवार तकनीक। ब्रह्म विनाश स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ो। उद्धरण चिन्ह। फेंग वुचेन ने जमीन पर पैर रखा और ऊंची छलांग लगाई। फिर एक जोरदार चिल्लाहट के साथ लाल ज्वलंत तलवार बाहर निकल गई। शियू। सियांग की लिपटों के साथ एक तलवार की हुई हवा में उड़ गई, एक ध्वनि उफान के साथ। वह जहां जहां से गुजरा, बाल्टियों जितने मोटे कई बड़े पेड़ काट दिए गए। इतनी शक्तिशाली तलवार क्यूई को देखते हुए फेंग वुचेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, जेन क्यूई की वास्तव में जेन युआन से तुलना नहीं की जा सकती। इसका उपयोग करना अभी भी बहुत मुश्किल है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं रूपांतरित युआन क्षेत्र में कदम नहीं रख लेता, तब ड्रैगन भगवान की सांस आनी चाहिए अपनी वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होऊंगा। उस समय मैं इसे अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकूंगा।
वह अभी भी सार परिवर्तन क्षेत्र से बहुत दूर था, लेकिन फेंग वुचेन के लिए यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। 10 दिनों तक पहाड़ों में रहने के बाद फेंग वुचेन के पास भोजन खत्म हो गया था। थोड़े आराम के बाद वह वाटर क्लाउड सिटी के लिए निकल पड़े। फेंग वुचेन की गति बेहद तेज थी। वह एक फुर्तीले बंदर की तरह घने जंगल में घूमता रहा। ये सभी सर्वोच्च सत्ता के शरीर द्वारा उत्पन्न चमत्कारी प्रभाव थे। इसके अलावा यह तो केवल शुरुआत थी। एक बार जब उसने इसे चरम पर विकसित कर लिया तो यह निश्चित रूप से बेहद भयानक होगा। वाटर क्लाउड सिटी में प्रवेश करने और अपना पेट भरने के बाद फेंग वुचेन चले गए। वाटर क्लाउड सिटी रहने के लिए सिर्फ एक अस्थायी जगह थी। फेंग वुचेन इस बार खुद को विकसित करने और संयमित करने के लिए बाहर आए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया। कई दिनों की यात्रा के बाद फेंग वुचेन क्लाउड प्रांत हेवन कैपिटल के केंद्र में पहुंचे। हेवन कैपिटल क्लाउड प्रांत का एक बहुत बड़ा शहर था। वहां बहुत सारे लोग और ताकतवर लोग थे। काले ब्रोकेड पहने फेंग वुचेन हेवन कैपिटल की सड़कों पर चले, बड़ी दिलचस्पी से बाएं और दाएं देखते रहे। सुंदर और शांत फेंग वुचेन ने कई युवा लड़कियों की प्रशंसा भरी निगाहों को आकर्षित किया। फेंग वुचेन एक उद्देश्य के साथ हेवन कैपिटल आए थे। रास्ते में फेंग वुचेन ने सुना कि हेवन कैपिटल में अनगिनत खजाने वाला एक नीलामी घर था। इसीलिए वह सीधे हेवन कैपिटल आए। फेंग वुचेन जल्द से जल्द रूपांतरित युआन क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। औषधीय गोलियों के अलावा स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने अपरिहार्य थे। बहुत अधिक औषधीय गोलियां लेने से भी एक निश्चित दुष्प्रभाव होगा। इसलिए हालांकि क्यूई अमासिंग पिल्स क्यूई रिफाइनिंग रियलम कल्टीवेटर को एक परत तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, फेंग वुचेन औषधीय गोलियों पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहते थे। यदि वह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए औषधीय गोलियों पर निर्भर रहता है, भले ही उसकी साधना का स्तर बढ़ जाए, यदि उसकी साधना का स्तर ठोस नहीं है तो संबंधित क्षेत्र की ताकत प्रदर्शित करना मुश्किल होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित खजाने थे। उनमें बिना किसी अशुद्धि के अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी। वे खेती के सबसे अनमोल खजाने थे। फेंग वुचेन हेवन कैपिटल में ड्रंकन क्लाउड रेस्तरां नामक एक रेस्तरां में आए। इतने दिनों की यात्रा के बाद फेंग वुचेन पहले से ही भूखा था। ड्रंकन क्लाउड रेस्तरां का व्यवसाय फल फूल रहा था। वह ग्राहकों से भरा हुआ था, शराब पी रहे थे और मांस खा रहे थे। यह बहुत जीवंत था। फेंग वुचेन ने लापरवाही से कुछ व्यंजनों का ऑर्डर दिया और स्वाद के साथ खाया। जैसे ही उसने खाया, उसने बुदबुदाया, चौथी कक्षा का रसायन शास्त्री। उसकी आत्मिक शक्ति जेन यूंटियन के समान है, लेकिन उसकी ताकत बहुत मजबूत है। रेस्तरां की दूसरी मंजिल पर एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फेंग वुचेन को आकार दे रहा था। वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यह युवक सरल नहीं है। इसकी आत्मशक्ति बहुत प्रबल है। दादाजी, क्या वह कीमियागर हैं? बूढ़े आदमी के बगल में एक युवक ने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और वह दूसरी कक्षा में प्रवेश करने वाला है। इतनी कम उम्र में वह कीमिया में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके अलावा वह एक साधना प्रतिभा भी है। इतनी कम उम्र में वह पहले से ही क्यूई शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर है। मुझे आश्चर्य है कि वह किसका शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह अंदर आया तो दादाजी उसे देखते रहे। युवक ने सिर हिलाया। वह फेंग वुचेन से केवल 1 या 2 वर्ष बड़ा था। बूढ़ा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया और बोला, इस युवा व्यक्ति की आभा भी असाधारण है। बूढ़े व्यक्ति ने अनगिनत लोगों को देखा है, लेकिन उसके जैसा युवा व्यक्ति देखना दुर्लभ है। ऐसा लगता है कि फेंग वुचेन ने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था कि कोई उसे देख रहा है। उसने सिर्फ न जानने का नाटक किया। पुराने संप्रदाय के नेता, उन्हें स्वर्ग राजधानी से नहीं होना चाहिए। बूढ़े आदमी के बगल में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने आदरपूर्वक कहा। बूढ़े व्यक्ति, जिसे ओल्ड सेक्ट मास्टर के नाम से संबोधित किया जाता था, ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बाइमिंग, उसे ऊपर आमंत्रित करें। हाँ, बाइमिंग ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और तुरंत नीचे चली गई। दादाजी, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? युवक ने उत्सुकता से पूछा। वह नाखुश लग रहा था। बूढ़ा कुछ नहीं बोला। उसकी नजर अभी भी फेंग वुचेन पर थी। बाइमिंग फेंग वुचेन की मेज के सामने आए और विनम्रता से मुस्कुराईं। मैं बाइमिंग हूँ। युवा व्यक्ति, पुराने संप्रदाय के नेता आपको बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। बाइमिंग की खेती कमजोर नहीं थी। वह ओरिजिन कोर स्टेज के 3रे स्तर पर था। उसकी ताकत अत्याचारी थी। पुराने संप्रदाय के नेता। फेंग वुचेन थोड़ा स्तब्ध थे। उसने बाइमिंग की ओर देखा, फिर दूसरी मंजिल पर सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। बाइमिंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराए।
जुआनतियानज़ोंग। जुआनतियानज़ोंग को साम्राज्य में एक बड़ी ताकत माना जाता था। हालांकि यह तियानयुन कबीले जितना मजबूत नहीं था, फिर भी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यूनझोउ में जुआनतियानज़ोंग सबसे मजबूत ताकत थी। किसी भी ताकत ने उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं किया। फेंग वुचेन ने स्वाभाविक रूप से साम्राज्य में शक्तिशाली संप्रदायों के बारे में सुना था। हालांकि फेंग वुचेन को वास्तव में इस बात का एहसास नहीं था कि सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में जुआनतियानज़ोंग का पुराना संप्रदाय नेता था। इसके अलावा पुराने संप्रदाय के नेता के रूप में वह वास्तव में एक रेस्तरां में आए थे। हालांकि फेंग वुचेन ने मना नहीं किया। आखिरकार जुआनतियानज़ोंग यूनझोउ में सबसे मजबूत ताकत थी। यदि उसने चेहरा नहीं दिया तो क्या वह बहुत अहंकारी नहीं होगा। फेंग वुचेन दूसरी मंजिल पर आए। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक फेंग वुचेन को एक निजी कमरे में आमंत्रित किया। मुझे आश्चर्य है कि ओल्ड मिस्टर मुझे क्या ढूंढ रहे हैं, फेंग वुचेन ने बैठते हुए पूछा। बूढ़े ने मंद मंद मुस्कुराकर पूछा। बूढ़े आदमी मुतियानयुन, मुझे आश्चर्य है कि मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए। फेंग वुचेन मुस्कुराए। मुतियानयुन ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, इतनी कम उम्र में ऐसी साधना करने के लिए और इतनी शक्तिशाली आत्मशक्ति रखने के लिए आपको एक प्रतिभाशाली होना चाहिए। ओल्ड मिस्टर मजाक कर रहे होंगे। मेरी क्षमताओं की तुलना ओल्ड मिस्टर के फोर्थ रियलम अल्केमिस्ट से कैसे की जा सकती है, फेंग वुचेन ने विनम्रतापूर्वक कहा। प्रणित नहीं, अभिमानी नहीं, दास नहीं, दबंग नहीं। बूढ़े आदमी के सामने भी वह अभी भी इतना शांत हो सकता है। वह वास्तव में सरल नहीं है। म्यू तियानयुन ने अपने दिल में प्रशंसा की। मैं देख सकता हूँ कि आप यूनझोउ से नहीं हैं। क्या आप ओल्ड मैन को बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं? क्या आप स्काई फ्लेम इंस्टीट्यूट के छात्र हैं? म्यू यूटियन ने पूछा। नहीं, मैं तियानझोउ के वुशुंग शहर से हूँ, फेंग वुचेन ने सीधा उत्तर दिया। तो आप तियानझोउ से हैं? म्यू तियानयुन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। यह भाग्य ही होगा जो हमें एक साथ लाया। यह यूनझोउ में आपका पहली बार है, इसलिए यह अवश्यंभावी है कि आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि आपको कोई कठिनाई हो तो बेझिझक मुझे जुआनतियानज़ोंग में खोजें। धन्यवाद बूढ़े श्रीमान, फेंग वुचेन ने उन्हें धन्यवाद दिया। वह देख सकता था कि म्यू तियानयुन एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रतिभाओं को महत्व देता था। वह उसकी मदद करना चाहता था और फेंग वुचेन को जुआनतियानज़ोंग में खींचना भी चाहता था। दुर्भाग्य से फेंग वुचेन ने कभी किसी शक्ति में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा था। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों के साथ फेंग वुचेन को दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल खुद पर भरोसा करने की जरूरत थी। मू तियानयुन के पास वाला युवक बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह अब भी अपने इस दादाजी से बहुत डरता था। मू तियानयुन अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका पुराना चेहरा अचानक बदल गया। वह अत्यधिक दर्द में था और उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। वाइमिंग और युवक के हाव भाव बहुत बदल गए। उनके चेहरे घबराहट से भरे हुए थे। पुराने संप्रदाय के गुरु का अग्निविष काम कर रहा है, वाइमिंग ने घबराहट में कहा। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और मू तियानयुन को खिला दी। चिलिंग यिन पिल, फेंग वुचेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। क्या आप चिलिंग यिन पिल के बारे में जानते हैं? युवक ने आश्चर्य से फेंग वुचेन की ओर देखा। चिलिंग यिन पिल एक टियर 4 गोली थी। फेंग वुचेन केवल एक टियर 1 कीमियागर थे। वह चिलिंग यिन पिल के बारे में कैसे जान सकता है? इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। चिलिंग यिन पिल एक अत्यंत ठंडी वस्तु है। यह वास्तव में आग के जहर को दबा सकती है, लेकिन इसे बाहर नहीं निकाल सकती। इसके अलावा यह शरीर में ठंडा जहर पैदा करेगी। यदि ओल्ड मिस्टर की खेती ठंडे जहर को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, मुझे डर है कि तुम पहले ही अपनी जान गंवा चुके होगे, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। फिर वह मू तियानयुन के पास चला गया। जैसी कि एक कीमिया प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है, आपको चिलिंग यिन पिल की इतनी समझ है। कीमिया के बारे में आपका ज्ञान भी कम नहीं है। म्यू तियानयुन कठिनाई से मुस्कुराया। उसका बूढ़ा चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। यह देखा जा सकता था कि आग का जहर असर कर रहा था, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। बूढ़े श्रीमान, पहले मत बोलो, फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। म्यू तियानयुन की दयालुता के कारण फेंग वुचेन ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया। उसके हाथों ने तुरंत मू तियानयुन की पीठ के पीछे रहस्यमय और अद्भुत इशारे किए। यह बहुत चिकना और बिना किसी ढलान के था। वाइमिंग और युवक ने भ्रम में फेंग वुचेन को देखा। वे नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहा है। यह मू तियानयुन का चेहरा अचानक बदल गया।
वह बेहद सदमे में था। म्यू तियान्युन को अपने शरीर में आग का जहर एक पल में दबा हुआ महसूस हुआ। यह उसके हाथों में मेरिडियन के साथ साथ फैल गया। उसकी बाहों पर काले धागे दिखाई दिए और अंततः काली क्यूई के टुकड़ों में बदल गए जो फैल गए। म्यू तियान्युन के शरीर से काली क्यूई निकल रही थी। ये बहुत अजीब और डरावना था। वाइमिंग और युवक इतने भयभीत हो गए कि वे डर के मारे पीछे हट गए। वाइमिंग और युवक स्तब्ध रह गए। यह है अग्निविष। म्यू तियान्युन स्तब्ध रह गया। उसने काली क्यूई को देखा जो अविश्वास में फैल रही थी। आग का जहर वास्तव में उसके शरीर से इतनी आसानी से बाहर निकल गया। म्यू तियान्युन को विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग वुचेन ने केवल कुछ ही बार उसकी पीठ पर दबाव डाला था और इसका इतना भयानक प्रभाव हुआ था। यह बहुत आश्चर्यजनक है। म्यू तियान्युन बेहद हैरान था। उसी समय उसने जल्दी से अपने सच्चे सार से अग्निविष को और अधिक बाहर निकालने का आग्रह किया। बस एक पल में म्यू तियान्युन को लगा कि वह 10 साल से अधिक छोटा है। कई वर्षों से उसके शरीर में जो अग्निविष जमा हुआ था उसका आधे से अधिक भाग तुरंत बाहर निकाल दिया गया। प्रतिवेदन। भाई वू चेन, क्या आप ओल्ड मैन को बता सकते हैं कि यह किस प्रकार की दिव्य क्षमता है? आप वास्तव में आग के जहर को इतनी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि बूढ़ा आदमी जिस ठंडे जहर को दबा रहा था उसका भी बहुत सा हिस्सा बाहर निकाल दिया गया है। म्यू तियान्युन ने तुरंत चौंकते हुए पूछा, यहाँ तक कि जिस तरह से उसने फेंग चेन को संबोधित किया था वह भी बदल गया था। बूढ़े श्रीमान, यह मेरा रहस्य है, फेंग वुचेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। यह किस प्रकार की दिव्य क्षमता थी, फेंग वुचेन को वास्तव में नहीं पता था। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादों में उसकी दिव्य क्षमता का कोई नाम नहीं था। पुराने संप्रदाय के नेता, आप ठीक हैं? वाइमिंग ने आश्चर्य से पूछा। आधे से अधिक अग्निविष और ठंडा विष निष्कासित कर दिया गया है, बहुत चमत्कारी। म्यू तियान्युन अभी भी सदमे में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रहा हो। बूढ़े श्रीमान, क्योंकि कीमियागर लंबे समय तक गोलियां बनाते हैं, इसलिए आग के जहर को जमा करने से बचना मुश्किल है, खासकर जब जटिल गोलियां बनाते हैं। पुराने श्रीमान को भविष्य में गोलियां बनाते समय अधिक ध्यान देना चाहिए। कम ग्रेड 4 की गोलियां बनाने का प्रयास करें। आप इससे परिचित नहीं हैं। कई बहुमूल्य औषधीय तत्व स्वयं एक प्रकार का घातक जहर हैं। फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। म्यू तियान्युन ने सिर हिलाया और पूछा, भाई वुचेन, क्या आप बूढ़े आदमी को उसके शरीर से सभी अग्नि जहर को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? अग्निविष के अस्तित्व ने ओल्ड मैन की गोली के मिश्रण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यदि अग्निविष को बाहर नहीं निकाला गया तो यह अज्ञात है कि क्या वह ग्रेड 5 कीमियागर बनने के लिए सफल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर फेंग वुचेन ने असहाय होकर कहा, बूढ़े श्रीमान, आग के जहर को बाहर निकालना आसान नहीं है और इसे 1 या 2 दिनों में पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा मेरे पास अभी समय नहीं है। मिस्टर फेंग, जब तक आप पुराने संप्रदाय के नेता को आग के जहर को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी अनुरोध हो, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। जुआनटियानजुंग आपको एक शक्तिशाली साधना पद्धति और मार्शल कौशल भी दे सकता है। यह देखकर कि फेंग वुचेन आग के जहर को ठीक कर सकता है, वाइमिंग ने जल्दी से भीख मांगी। एल्डर फेंग, नहीं, बिग ब्रदर फेंग, कृपया मेरे दादाजी को बचाएं। मेरे दादाजी की आग का जहर बार बार भड़क उठता है और मैं इसे देखकर ही डर जाता हूँ। युवक ने भी जल्दी से विनती की, जिससे उसने सीधे तौर पर फेंग लिन को बिग ब्रदर फेंग कहकर संबोधित करने का तरीका बदल दिया। इसके बारे में क्या ख्याल है, बूढ़े श्रीमान? मैं आपको एक नुस्खा दूंगा। चौथे दर्जे के कीमियागर के रूप में आपकी खेती के साथ इसे परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। यदि आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो यह ठंड को दूर कर सकता है आपके शरीर में जहर। हालांकि यह आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा, लेकिन यह आपकी कीमिया और खेती को प्रभावित नहीं करेगा, फेंग वुचेन ने बहुत विचार करने के बाद कहा। बहुत धन्यवाद भाई वुचेन। म्यू तियान्युन मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने झट से धन्यवाद में अपनी मुट्ठियां बंद कर लीं। भले ही इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सका, म्यू तियान्युन के लिए यह पहले से ही बहुत अच्छा था। म्यू तियान्युन ने प्रतिभा के प्रति अपने प्रेम पर गुप्त रूप से खुशी जताई। अन्यथा उन्होंने फेंग वुचेन को नहीं बुलाया होता। अगर उसने फेंग वुचेन को नहीं बुलाया तो उसे डर था कि वह कभी भी आग के जहर से छुटकारा नहीं पा सकेगा। बहुत धन्यवाद श्री फेंग। वाइमिंग ने भी जल्दी से धन्यवाद दिया। यदि म्यू तियान्युन के अग्निविष को हटाया जा सकता है तो उसे 5वें कीमियागर के स्तर में कदम रखने का अवसर मिलेगा। भविष्य में वह जुआनटियानजों को मजबूत बनने के लिए नेतृत्व करने में सक्षम होंगे।
जुआनटियानज़ोंग की शक्तिशाली ताकत आज पूरी तरह से म्यू तियानयुन पर निर्भर थी। म्यू तियानयुन के बिना कोई जुआनटियानज़ोंग नहीं होगा। फेंग वुचेन ने वेटर को ब्रश, स्याही और बांस की पर्चियां लाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने एक विस्तृत नुस्खा सूचीबद्ध किया और इसे म्यू तियानयुन को सौंप दिया। बूढ़े श्रीमान, इनमें से अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियां आम हैं और केवल कुछ औषधीय जड़ी बूटियां ही अधिक मूल्यवान हैं। बूढ़े श्रीमान के पास ये औषधीय जड़ी बूटियां होनी चाहिए। फेंग वुचेन मंद मंद मुस्कुराए। लिहुओ आध्यात्मिक तरल। म्यू तियानयुन ने नुस्खे को ध्यान से देखा और उसका दिल चौंक गया। नुस्खा बहुत विस्तृत था और प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी का वजन भी बहुत विस्तृत था। शोधन का क्रम, समय और प्रत्येक चरण की गर्मी सभी बहुत सटीक थे। मालिक, श्री फेंग वास्तव में एक मास्टर हैं। इन औषधीय जड़ी बूटियों के संयुक्त होने के बाद यह वास्तव में आग के जहर को बाहर निकाल सकता है। ऐसी सामान्य औषधीय जड़ी बूटियों को वास्तव में श्री फेंग के हाथों ऐसे शक्तिशाली आध्यात्मिक तरल में विकसित किया जा सकता है। म्यू तियानयुन ने कहा, और जिस तरह से उसने फेंग वुचेन को संबोधित किया वह फिर से बदल गया। बूढ़े श्रीमान, याद रखें कि नुस्खा लीक न हो। याद करने के बाद इसे जला दें। फेंग वुचेन ने बेहोश होकर कहा। निश्चिंत रहें मिस्टर फेंग, मैं निश्चित रूप से इसे लीक नहीं करूंगा। श्री फेंग की दयालुता, मैं निश्चित रूप से इसे अपने दिल में याद रखूंगा। म्यू तियानयुन ने उत्साहपूर्वक फेंग वुचेन को प्रणाम किया। अगर ये नज़ारा दूसरों ने देखा तो उनके होश जरूर उड़ जाएंगे। जुआनटियानज़ोंग के नंबर 1 विशेषज्ञ और युनझू के सबसे मजबूत कीमियागर वास्तव में एक युवा व्यक्ति के सामने झुक गए। म्यू तियानयुन की ओर देखते हुए फेंग वुचेन ने शांति से कहा, बूढ़े श्रीमान, यद्यपि आप जिस कीमिया तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं वह शक्तिशाली है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है। यह आपके कीमिया क्षेत्र में एक बड़ी बाधा होगी। संपूर्ण कीमिया तकनीक का अभ्यास करना बेहतर होगा। भले ही यह आपकी वर्तमान कीमिया तकनीक जितनी अच्छी न हो, फिर भी यह आपके लिए अधिक फायदेमंद होगी। रुकते हुए फेंग वुचेन ने आगे कहा, अगर मेरा अनुमान सही है तो ओल्ड मिस्टर को आमतौर पर लगता है कि कीमिया को परिष्कृत करते समय आपकी ताकत आपकी इच्छा जितनी अच्छी नहीं है। आपकी आत्मिक शक्ति कभी मजबूत होती है और कभी कमजोर। कभी कभी आप कुछ सामान्य औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं अपनी आंखें बंद करके, लेकिन तुम असफल हो जाओगे। यही कीमिया तकनीक का कारण है। बिल्कुल मिस्टर फेंग तो बस एक भगवान है। म्यू तियानयुन सुनते सुनते और भी अधिक चौंक गया। उन्होंने फेंग वुचेन की इतनी प्रशंसा की कि उन्होंने लगभग घुटने टेक दिए। वह और फेंग वुचेन पहली बार मिले थे, लेकिन फेंग वुचेन अपने सतही अवलोकन से बता सकते थे कि अगर यह भगवान नहीं था तो क्या था। मिस्टर फेंग, कृपया एक अतिथि के रूप में जुआनटियानज़ोंग आएं ताकि हम मिस्टर फेंग की दयालुता का बदला चुका सकें। वाइमिंग ने जल्दी से फेंग वुचेन की ओर सम्मानजनक दृष्टि से देखते हुए कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास सचमुच समय नहीं है। फेंग वुचेन ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उनके पास सिर्फ 1 साल था। इस 1 वर्ष में उसे खुद को मजबूत बनाना होगा और फेंग झेंगक्सियोनिग और दूसरों को निराश नहीं करना होगा। मिस्टर फेंग, यदि आपके पास समय है तो आपको जुआनटियानज़ोंग अवश्य आना चाहिए। यदि मैं मिस्टर फेंग का बदला नहीं चुका सका तो मैं जीवन भर शांति से नहीं रह पाऊंगा। म्यू तियानयुन ने जल्दी से कहा। फिलहाल मैं तियानडू नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर जाऊंगा। मुझे अभी भी कुछ काम करना है, इसलिए मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। फेंग वुचेन ने हल्के से कहा, अपनी मुट्ठियां बंद की, फिर मुड़े और चले गए। फेंग वुचेन की पीठ की ओर देखते हुए म्यू तियानयुन ने उत्साह से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियानजू के पास ऐसा विशेषज्ञ होगा। यह साम्राज्य का सौभाग्य है। एक कीमियागर का भाग्य। उद्धरण चिन्ह। पुराने संप्रदाय के नेता, आग के जहर को बाहर निकालने के बाद आपको 5वीं कक्षा के कीमियागर के डेय में कदम रखने की उम्मीद है। वाइमिंग ने उत्साह से कहा। तुरंत जुआनटियानज़ोंग लौटें और आदेश पारित करें। संप्रदाय के शिष्यों को श्री फेंग को नाराज नहीं करना चाहिए। म्यू तियानयुन ने जल्दी से कहा। ऐसा विशेषज्ञ उसने वास्तव में अपमान करने की हिम्मत नहीं की। रेस्तरां छोड़ने के बाद फेंग वुचेन सीधे नीलामी घर गए। नीलामी घर 10,000 खजाना मंडप से बहुत बड़ा था। यह बिल्कुल अतुलनीय था। नीलामी घर में बहुत सारे लोग थे। हर जगह खेती करने वाले लोग थे जो खजाना खरीदने आए थे। यह बहुत जीवंत था। तियानडू नीलामी घर, ये भी एक बड़ी ताकत है। इतने सारे सार परिवर्तन क्षेत्र और मूलकोर क्षेत्र पावरहाउस और यहाँ तक कि एक तीसरी श्रेणी कीमियागर भी। फेंग वुचेन ने मन ही मन सोचा। फेंग वुचेन नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। तुरंत ही एक नौकरानी उसे लेने के लिए आगे आई।
अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने आदरपूर्वक कहा, युवा मास्टर कृपया अंदर आएं। खूबसूरत नौकरानी ने फेंग वुचेन को अंदर ले जाते हुए नीलामी घर के खजाने का परिचय दिया। उसका रवैया बहुत अच्छा था। नौकरानी फेंग वुचेन को मुख्य हॉल में ले गई। तुरंत एक और नौकरानी गर्म चाय लेकर आई। सेवा बहुत विचारशील थी और लोगों को बहुत आरामदायक अनुभव देती थी। नौकरानी ने फेंग वुचेन की ओर देखा और सम्मानपूर्वक पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि युवा मास्टर फेंग कौन से खजाने खरीदना चाहते हैं? 9 रंग के बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल के 30 साल 10 भाग गर्म जेड का एक टुकड़ा, एल्वेन मिस्टिक स्टोन्स के 3 टुकड़े और मेटियोरिक आयरन का एक टुकड़ा। फेंग वुचेन ने धीरे से कहा, उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। जब नौकरानी ने सुना तो उसके सुंदर चेहरे पर अचानक आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी खूबसूरत आंखों ने फेंग वुचेन की ओर देखा और पूछा, क्या यंग मास्टर फेंग एक कीमियागर है? फेंग वुचेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी में हूँ। जल्दी जाओ और मेरे लिए तैयारी करो। नौकरानी को तुरंत मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया और माफी मांगते हुए कहा, युवा मास्टर फेंग, नीलामी घर में आपके इच्छित सभी खजाने हैं। यह सिर्फ इतना है कि मेटियोरिक आयरन एक दुर्लभ खजाना है। यह बहुत दुर्लभ है और कीमत बहुत महंगी है। मुझे बड़ों को रिपोर्ट करने की जरूरत है। ममम, जाओ। फेंग वुचेन ने सिर हिलाया। उल्कापिंड लौह का अस्तित्व वास्तव में एक दुर्लभ खजाना था। यह मिस्टिक आयरन से 100 गुना अधिक कीमती था। मेटियोरिक आयरन का उपयोग आत्मा कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। आत्मा की कलाकृतियां बहुत कीमती और दुर्लभ थीं। कीमियागर और भी दुर्लभ थे। इसलिए मेटियोरिक आयरन की कीमत बहुत महंगी थी। जैसा कि कहा जाता है, कोई चीज जितनी दुर्लभ होती है उतनी ही अधिक कीमती होती है। फेंग वुचेन ने स्टोरेज रिंग को परिष्कृत करने के लिए मेटियोरिक आयरन खरीदा। जिस साधारण भंडारण रिंग को उन्होंने पहले परिष्कृत किया था उसमें बहुत कम जगह थी। उल्कापिंड लोहा। बच्चे, क्या तुम्हें मेटियोरिक आयरन की कीमत पता है? मैं इतने वर्षों से तियांदू में हूँ और मैंने कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मेटियोरिक आयरन खरीद सके। आप मेटियोरिक आयरन खरीदना चाहते हैं? हास्यास्पद। जैसे ही नौकरानी चली गई, फेंग वुचेन ने एक कानभेदी उपहास सुना। फेंग वुचेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसने बात करने वाले व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, तो बताओ, उल्कापिंड लोहे का एक टुकड़ा कितने का है? 1 अरब सोने के सिक्के। पूरे तियांडू में कोई भी इसे वहन नहीं कर सकता जब तक कि यह एक बड़ी शक्ति न हो। आदमी ने व्यंग्य किया, उसकी आंखों में तिरस्कार और उपेक्षा भरी थी। उस आदमी के कपड़ों को देखकर लगता है कि वह तियांदू के किसी परिवार का कोई युवा मास्टर होगा। उसके पीछे 7 या 8 गार्ड थे। तुम्हें कैसे पता कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता? फेंग वुचेन ने व्यंग्य के साथ पूछा। वह आदमी और भी अधिक घृणित था। उसने व्यंग करते हुए कहा, अपनी खराब शक्ल को देखो। 1 अरब तो क्या, तुम 10,000 सोने के सिक्के भी नहीं निकाल सकते। यहाँ अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगा। नीलामी घर मुझे मेटियोरिक आयरन देगा। मुझे एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं जीत गया तो मैं आपका एक हाथ तोड़ दूंगा। अगर आप जीत गए तो मैं आपका एक हाथ तोड़ दूंगा। अपने दोनों हाथ तोड़ दो। यह कैसा रहेगा? फेंग वुचेन ने व्यंग्य के साथ पूछा। उसकी आंखें उग्रता से चमक उठीं। इसे तुम्हें देना है। हा। वह आदमी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। युवा मास्टर लियू, आप इतने खुश क्यों हैं? इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी खबर सुनकर वहां आया। वह यंग मास्टर फेंग को देखकर विनम्रता से मुस्कुराया। मैनेजर ली, आप सही समय पर आए। यह बदबूदार लड़का मेटियोरिक आयरन खरीदना चाहता है। उसने मेरे साथ एक शर्त भी लगाई कि आप उसे एक पैसा दिए बिना मेटियोरिक आयरन दे देंगे। अगर वह जीत गया तो वह टूट जाएगा मेरा एक हाथ। अगर मैं जीत गया तो उसके दोनों हाथ तोड़ दूंगा। युवा मास्टर लियू खुशी से हंसे। यह सुनकर मैनेजर ली ने फेंग वुचेन की ओर देखा और उपहास किया, ब्रैट, मैं तुम्हें शर्त नहीं लगाने की सलाह देता हूँ। तुम मेटियोरिक आयरन का खर्च नहीं उठा सकते और तुम यंग मास्टर लियू को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। जल्दी करो और चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। प्रबंधक ली ने स्पष्ट रूप से फेंग वुचेन को नीची दृष्टि से देखा। 16 या 17 साल के लड़के की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि तियांदू का सबसे मजबूत परिवार भी इसे वहन नहीं कर सकता था। यदि आप अभी घुटने टेककर मेरे सामने झुकेंगे तो मैं दिखावा कर सकता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ। अन्यथा मैं आपका एक हाथ तोड़ दूंगा। फेंग वुचेन ने मैनेजर ली की ओर उदासीनता से देखा और कहा, ओह, काफी गुस्सैल, काफी अहंकारी। क्या आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं?
नीलामी घर में आकर अभद्र व्यवहार करने से पहले आपको खुद पर नजर डालनी चाहिए। युवा मास्टर लियू ने प्रसन्न दृष्टि से व्यंग्य किया। प्रतिवेदन। महाप्रबंधक ली नीलामी घर के प्रबंधक थे। वह उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। एक ठंडी जानलेवा आभा फैल गई और मूल रूप से हलचल वाला मुख्य हॉल तुरंत शांत हो गया। ठंडी जानलेवा आभा से हर कोई स्तब्ध था और उनकी निगाहें भी उसका पीछा कर रही थीं। क्या चल रहा है? महाप्रबंधक ली इतने क्रोधित क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या आपने उस बच्चे को देखा? मुझे नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन उसने यंग मास्टर लियू के साथ शर्त लगाने की हिम्मत की कि नीलामी घर उसे उल्कापिंड आयरन देगा। अगर वह जीत गया तो वह यंग मास्टर लियू का एक हाथ तोड़ देगा। अगर वह हार गया तो वह अपने दोनों हाथ तोड़ देगा। यह सही है, यह सही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह महाप्रबंधक ली और युवा मास्टर लियू को घुटने टेकने देंगे और उनके आगे इस तरह झुकेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। युवा लोग बहुत अहंकारी होते हैं। क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा? यह बच्चा कौन है, इतना अहंकारी? उद्धरण चिन्ह। मुझे लगता है कि वह तब तक नहीं रोएगा जब तक वह ताबूत नहीं देख लेता। यह सुनने के बाद सभी हैरान रह गए और उनका मजाक उड़ाया गया। बदबूदार लड़के, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नीलामी घर में अत्याचारपूर्ण व्यवहार करने के लिए आते हैं। मैं मूल रूप से तुम्हें छोड़ना चाहता था क्योंकि तुम युवा हो। दुर्भाग्य से तुमने एक टोस्ट लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तुम्हें एक टोस्ट पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। महाप्रबंधक ली ने भावहीन होकर कहा। जाहिर था कि वह गुस्से में थे। फेंग वुचेन ने नीलामी घर में इतने सारे लोगों के सामने महाप्रबंधक ली और यंग मास्टर लियू को ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द कहे। यह स्पष्ट था कि उसने उन्हें अपनी आंखों में नहीं डाला था। नीलामी घर के प्रबंधक के रूप में वह फेंग वुचेन को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? मूल रूप से मैं आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था क्योंकि आप नीलामी घर के प्रबंधक हैं, लेकिन आपको बस मुझे तुच्छ समझना था, फेंग वुचेन ने निडर होकर जवाब दिया। उसकी आवाज अभी भी ठंडी थी। तुम मौत को दावत दे रहे हो? महाप्रबंधक ली क्रोधित थे। उसका चेहरा इतना उदास था मानो पानी टपकने को हो। क्रोधित महाप्रबंधक ली बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए और फेंग वुचेन को थप्पड़ मारना चाहते थे। क्रोधित महाप्रबंधक ली पर ठंडी नजर डालते हुए फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक पल में मरने दूंगा। हम्फ, देखते हैं तुम कब तक अहंकारी रह सकते हो। युवा मास्टर लियू ने किनारे पर व्यंग्य किया। क्या हंगामा है? जैसे ही महाप्रबंधक ली आगे बढ़ने ही वाले थे, एक बूढ़ी लेकिन गरिमापूर्ण आवाज सुनाई दी। बड़े बुजुर्ग। यह आवाज सुनकर मैनेजर ली तुरंत रुक गए और जल्दी से सम्मानपूर्वक झुक गए। नीलामी घर और मुख्य हॉल में मौजूद सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। सफेद बाल और दाढ़ी वाला भूरे रंग का लबादा पहने एक बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे वहां से गुजर रहा था। एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र उपस्थित सभी लोगों को डराने के लिए पर्याप्त था। वह नीलामी हॉल के सबसे बुजुर्ग वे यून थे और उनकी खेती पहले से ही ओरिजिन कोर स्टेज के 5वें स्तर पर थी, जिससे उनकी ताकत बेहद भयानक थी। वहीं वे यून भी थर्ड ग्रेड अल्केमिस्ट थे। वह क्लाउड प्रीफेक्चर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। मैनेजर ली तेजी से आगे बढ़े और आदरपूर्वक कहा, पहले बुजुर्ग, यह बच्चा नीलामी घर में अत्याचारी व्यवहार करने के लिए आया था। उसने यहाँ तक कहा कि वह चाहता था कि मैं और यंग मास्टर लियू घुटनों के बल बैठकर उसे प्रणाम करें, अन्यथा वह हमारे हाथ तोड़ देगा। जैसे ही महाप्रबंधक ली ने बोलना समाप्त किया, फेंग वुचेन ने कहा, आप गलत हैं। मैं आपका हाथ नहीं तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपको मरवाना चाहता हूँ। वे यूं थोड़ा सा घबरा गया। उसकी गहरी बूढ़ी आंखें फेंग वुचेन के आकार की थीं और उसने मन ही मन सोचा, एक दूसरे दर्जे का कीमियागर। इस बच्चे की पहचान बिल्कुल सरल नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह तियानयुन संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली कीमियागर है? तीसरी श्रेणी के रसायन शास्त्री के रूप में वे यून स्वाभाविक रूप से फेंग वुचेन के शरीर के भीतर जोरदार आत्मा शक्ति को महसूस कर सकते थे। वे यून के पीछे आने वाला परिचारक तुरंत चिल्लाने की हद तक भयभीत हो गया। महाप्रबंधक ली ने जिस बच्चे के बारे में बात की, वह वास्तव में वही अतिथि था जिसका वह स्वागत कर रही थी, फेंग वुचेन। परिचारक ने जल्दी से कहा, पहले बुजुर्ग, यह युवा मास्टर फेंग है जो मेटियोरिक आयरन खरीदना चाहता है। कौन सा उल्कापिंड लोहा खरीदें? क्या वह इसे वहन कर सकता है? युवा मास्टर लियू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, इस बदबूदार बच्चे ने मुझसे शर्त लगाई। उसने अहंकारपूर्वक कहा कि नीलामी घर उसे मेटियोरिक आयरन देगा और यदि वह हार गया तो उसे अपने दोनों हाथ तोड़ने होंगे। वे यूं मोटे तौर पर समझ गया कि उसका क्या मतलब है।
उनका बूढ़ा चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, जो भी आता है वह अतिथि है। सिर्फ इसलिए कि आप इसका खर्च नहीं उठा सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी ऐसा नहीं कर सकते। आप किसी किताब का मूल्यांकन उसके आधार पर नहीं कर सकते। ढकना। उनकी गहरी बूढ़ी आंखें क्रोध के संकेत के साथ महाप्रबंधक ली की ओर घूम गईं। वेई यून ने ठंडे स्वर में कहा, महाप्रबंधक ली, नीलामी घर में अपना आतिथ्य न लाएं। यह नीलामी घर की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है। हाँ, महाप्रबंधक ली ने जरा भी उतावलापन दिखाने की हिम्मत न करते हुए सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ओल्ड मैन वेई यून, नीलामी घर के पहले बुजुर्ग। युवा मास्टर फेंग, कृपया हमारे आतिथ्य की कमी के लिए हमें क्षमा करें। यह मेटियोरिक आयरन है, कृपया देख लें। वेई यून ने फेंग वुचेन को देखा और विनम्रता से मुस्कुराए। उसने जल्दी से मेटियोरिक आयरन का एक टुकड़ा मेज पर रख दिया। परिचारक ने जल्दी से अन्य खजाने भी मेज पर रख दिए जो फेंग वुचेन चाहते थे। वेई यून ने अनगिनत लोगों को देखा था। स्वाभाविक रूप से वह बता सकता था कि फेंग वुचेन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। हम्फ, मुझे विश्वास नहीं है कि वह इसे वहन कर सकता है, युवा मास्टर लियू ने असंबद्ध होकर कहा। फेंग वुचेन ने केवल यह पुष्टि करने के लिए एक नज़र डाली कि यह मेटियोरिक आयरन था। उन्होंने तुरंत व्यंग्य किया और कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे खरीद सकता हूँ, नहीं, मैंने यह कहा कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। मैंने केवल यह कहा था कि नीलामी घर इसे मुझे दे देगा। अगर मैं जीत गया तो मैं इसे खरीद लूंगा। अपना एक हाथ तोड़ दो। हम्फ, फिर आप फर्स्ट एल्डर से पूछ सकते हैं कि क्या वह आपको मेटियोरिक आयरन देगा। युवा मास्टर लियू ने व्यंग्य किया। क्या नीलामी घर एक अज्ञात युवा को 1 अरब मूल्य का मेटियोरिक आयरन देगा? जब तक कि नीलामी घर में हर कोई मूर्ख न हो। तो फिर ध्यान से देखना। फेंग वुचेन ने उपहास किया और अचानक ड्रैगन भगवान की सांस लेने का आग्रह किया। पेंग, फेंग वुचेन की हथेली पर तुरंत हरे रंग की लौ जल उठी। फेंग वुचेन ने अपना हाथ लहराया और उल्कापिंड आयरन, वॉर्मजेट और एल्वेनस्टोन ऊपर तैरने लगे। मेटियोरिक आयरन को फेंग वुचेन की हथेली पर हरी लौ से शांत किया गया था, जबकि वॉर्मजेट और एल्वेनस्टोन मेटियोरिक आयरन के चारों ओर घूमते थे। रिफाइनर। वेई यून की आंखें सदमे से चमक उठीं। वह एक रिफाइनर है। महाप्रबंधक ली और युवा मास्टर लियू अवाक रह गए। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। भले ही वे रिफाइनर नहीं थे, वे अनुमान लगा सकते थे कि फेंग वुचेन एक रिफाइनर था। रिफाइनरों का अस्तित्व कीमियागरों से भी दुर्लभ था और शक्तिशाली रिफाइनर और भी दुर्लभ थे। हालांकि जिस बात ने उन्हें चौंका दिया वह फेंग वुचेन के रिफाइनर होने जितना सरल नहीं था, बल्कि एक रिफाइनर था जो हथियारों को परिष्कृत करने के लिए मेटियोरिक आयरन का उपयोग कर सकता था। साधारण रिफाइनर सामान्य हथियारों और जादुई खजानों को परिष्कृत करने के लिए अधिक से अधिक बढ़िया लोहे का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी और यहाँ तक कि चौथी श्रेणी के रिफाइनर हथियारों और जादुई खजाने को परिष्कृत करने के लिए केवल काले लोहे का उपयोग कर सकते थे। हथियारों को परिष्कृत करने के लिए मेटियोरिक आयरन का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली रिफाइनर था, कम से कम 5वीं कक्षा का रिफाइनर। साधारण रिफाइनर लोगों को सम्मान और विस्मय में डालने के लिए पर्याप्त थे, फिर 5वीं श्रेणी के रिफाइनर के बारे में क्या? यह बच्चा वास्तव में क्यूई को परिष्कृत करने के लिए मेटियोरिक आयरन का उपयोग कर सकता है। वह 5वीं कक्षा का रिफाइनर है। वे यून हैरान थे, पूरे यूनजू में आपको तीसरी श्रेणी का रिफाइनर नहीं मिल सकता है। पूरे साम्राज्य में केवल एक चौथी श्रेणी का रिफाइनर है। यह बच्चा वास्तव में 5वीं कक्षा का रिफाइनर है। इतनी कम उम्र में 5वीं कक्षा का रिफाइनर बनना कितना भयावह था। वे यून ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन की हथेली में उल्कापिंड लोहा जल रहा था। कुछ ही समय बाद यह लाल होने लगा और अंततः तरल में बदल गया। वॉर्मजेट और एल्वेनस्टोन भी मेटियोरिक आयरन में विलीन हो गए थे। फेंग वुचेन के हाथ लगातार रहस्यमय इशारे बदल रहे थे और तरल उल्कापिंड लोहा एक आत्मा की तरह छटपटा रहा था। पूरा हॉल खामोश था। हर कोई फेंग वुचेन के अद्भुत शोधन में डूबा हुआ था। उस अद्भुत विधि ने उन्हें उत्साहित और आश्चर्यचकित कर दिया। फेंग वुचेन ने सभी अशुद्धियों को दूर करते हुए उल्कापिंड लोहे को परिष्कृत करना जारी रखा। फिर अपने विचारों के अनुसार उन्होंने उल्कापिंड लोहे को 2 भागों में विभाजित करना शुरू कर दिया। उसी समय यह 2 समान भंडारण रिंगों में संघनित होने लगा। 2 भंडारण छिल्लों से अत्यंत शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई और चमकदार नीली रोशनी ने पूरे हॉल को ढक दिया। अपने हाथ को हिलाते हुए फेंग वुचेन ने 2 भंडारण अंगूठियां अपनी हथेली में रख लीं। चमकदार नीली रोशनी गायब हो गई और पूरा हॉल स्तब्ध रह गया।
इस समय वे यून भी अवाक रह गए। वह फेंग वुचेन के शानदार रिफाइनिंग कौशल से पूरी तरह से दंग रह गए। 1/4 घंटे से भी कम समय में 2 भंडारण रिंग पूरी तरह से परिष्कृत हो गईं। एक विचार के साथ निर्माण। एक विचार के साथ निर्माण। वे यून ने हॉल में सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, कितनी शक्तिशाली आभा है। यह एक आध्यात्मिक उपकरण है। यह गलत नहीं हो सकता। मैंने इतना शक्तिशाली रिफाइनर पहले कभी नहीं देखा। उसकी गति बहुत तेज है। उद्धरण चिन्ह। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण। निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण। वह 5वीं कक्षा का रिफाइनर है। युवा मास्टर लियू समाप्त हो गया है। 5वीं कक्षा के रिफाइनर को अपमानित करने पर स्वर्गीय राजा भी उसे नहीं बचा सकते। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ की हथेली से परिष्कृत करके किसी शोधन भट्टी की आवश्यकता के बिना वह अपनी इच्छानुसार शोधन कर सकता है। और यह एक आध्यात्मिक उपकरण है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वे यून ने चुप्पी तोड़ी, पूरे हॉल में हंगामा मच गया। हर कोई हैरान था। फेंग वुचेन ने धीरे से अपनी हथेली खोली और नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाली 2 स्टोरेज रिंग फिर से सभी की आंखों के सामने आ गईं। वे अनगिनत लोगों को चौंका देने वाले अद्वितीय खजाने की तरह थे। एक विचार के साथ शिल्प बनाना दुनिया में अद्वितीय था। एक विचार के साथ निर्माण। यहाँ तक कि 5वीं कक्षा का रिफाइनर भी ऐसा नहीं कर सकता। वह निश्चित रूप से 5वीं कक्षा के रिफाइनर के स्तर पर नहीं है। वे यून इतना सदमे में था कि उसकी बूढ़ी हड्डियां भी कांप रही थीं। हैरान युवा मास्टर लियू को देखते हुए फेंग वुचेन ने उपहास किया, अब मुझे इन 2 स्टोरेज रिंगों की कीमत बताओ। युवा मास्टर लियू पहले से ही डरे हुए थे और हिले नहीं। यद्यपि एक आध्यात्मिक उपकरण खजाना उपकरण से केवल एक ग्रेड अधिक था, उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी। यदि तुलना करनी हो तो सीधे शब्दों में कहें, यदि एक उच्च श्रेणी के खजाना उपकरण भंडारण रिंग का स्थान केवल 1 वर्ग मीटर था, तो एक निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण का स्थान कम से कम 100 वर्ग मीटर होगा। यदि यह एक आध्यात्मिक उपकरण होता तो इसकी शक्ति एक खजाना उपकरण की तुलना में 100 गुना होती। आध्यात्मिक उपकरण की कीमत का तो जिक्र ही नहीं। 5वीं कक्षा के रिफाइनर के रूप में फेंग वुचेन की पहचान के आधार पर यह पहले से ही एक अमूल्य खजाना था। श्री फेंग वास्तव में एक विशेषज्ञ हैं। वे यून के होश में आने के बाद उन्होंने जल्दी से उत्साह से कहा, मेटियोरिक आयरन कई वर्षों से नीलामी घर में नहीं बेचा गया है। आज यह मिस्टर फेंग से मिलने के बाद ही चमक सकता है। इसका मतलब है कि मेटियोरिक आयरन और मिस्टर फेंग नियति है। मेटियोरिक आयरन निश्चित रूप से श्री फेंग को उपहार के रूप में दिया जाएगा। वे यून मूर्ख नहीं था। यदि वह इस समय भी पैसे स्वीकार करने का साहस करता तो नीलामी घर अब और संचालित नहीं हो पाएगा। आपने सुना, फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। उसके दाहिने हाथ ने हवा पकड़ ली और लाल उग्र तलवार हवा से बाहर प्रकट हुई। फेंग वुचेन ने अपनी तलवार लहराई और बिना किसी हिचकिचाहट के डरे हुए युवा मास्टर लियू की बांह काट दी। ताज़ा खून बह निकला। आह! जैसे ही उसका हाथ काटा गया, यंग मास्टर लियू अचानक जाग गया। तीव्र दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह चिल्लाने लगा। मैनेजर ली ने डर के मारे घुटने टेक दिए और दया की भीख मांगी, मिस्टर फेंग, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मेरे पास आंखें हैं, लेकिन मैं माउंट ताई को नहीं पहचान पाया। मैं मिस्टर फेंग के सम्माननीय व्यक्तित्व को नहीं जानता था। मैं मिस्टर की तलाश कर रहा था। फेंग। इससे पहले कि महाप्रबंधक ली अपनी बात समाप्त कर पाते, फेंग वुचेन ने पहले ही अपनी तलवार से हमला कर दिया और महाप्रबंधक ली का हाथ काट दिया। महाप्रबंधक ली ने दर्द सहन किया और जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं की। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में कहा, यह देखकर कि एल्डर वे यून ने मुझे मेटियोरिक आयरन दिया है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। किनारे पर मौजूद वे यून ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। ऐसे भयानक और शक्तिशाली रिफाइनर को अपमानित करने का साहस कौन करेगा? मुख्य हॉल में सभी लोग इतने डरे हुए थे कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। फेंग वुचेन के लिए उनके मन में जो डर और सम्मान था, वह उनके दिल की गहराइयों से आया था। प्रतिवेदन। बदबूदार लड़का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ तोड़ने की? मेरा लियू परिवार आपको कभी निराश नहीं करेगा। युवा मास्टर लियू दर्द और गुस्से में दहाड़ने लगे। वह पहले से ही गुस्से में अंधा हो चुका था और नहीं जानता था कि 5वीं श्रेणी के हथियार रिफाइनर के अस्तित्व का क्या मतलब है। युवा मास्टर लियू को केवल इतना पता था कि फेंग वुचेन ने उसकी बांह काट दी थी। क्या ऐसा है? फिर जल्दी से वापस जाओ और अपने पिता को बताओ। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। यंग मास्टर लियू जैसे लोगों से निपटने के लिए किसी को निर्दयी होना होगा, अन्यथा वह अपना सबक नहीं सीख पाएगा।
पूरे हॉल में फेंग वुचेन सबसे चमकदार आभामंडल बन गया था। सबकी आंखें पूजा और आदर से भरी थीं, मानो वह कोई देवता हो। अपने हाथ के झटके से एक आत्मिक हथियार को परिष्कृत करने में सक्षम होने से सभी को अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी। यदि कोई दिव्य हथियार और खजाना प्राप्त करना चाहता है तो वह उन्हें नीलामी घर में खरीद सकता है। ग्रेड जितना ऊंचा उतना ही महंगा। यदि कोई स्पिरिट हथियार प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने लिए इसे परिष्कृत करने के लिए एक हथियार रिफाइनर ढूंढना होगा। फिर सवाल यह था कि क्या वे एक दूसरे से परिचित थे। मैं किसी हथियार को परिष्कृत करने में आपकी मदद क्यों करूंगा? हॉल में सभी के मन में यही विचार था, लेकिन वे फेंग वुचेन को नहीं जानते थे। कीमियागर और हथियार परिशोधक इस महाद्वीप पर सबसे लोकप्रिय पेशे थे और अनगिनत लोग उनका सम्मान करते थे। इस वजह से वहां कई अहंकारी और कृपालु कीमियागर और हथियार परिष्कृत करने वाले थे। इसलिए शक्तिशाली गोलियां और दिव्य हथियार प्राप्त करना उतना ही कठिन था जितना कि स्वर्ग पर चढ़ना। यहाँ ऐसे लोग थे जो हैरान थे। फेंग वुचेन केवल दूसरी श्रेणी का रसायन शास्त्री था, वह 5वीं श्रेणी के हथियार को कैसे परिष्कृत कर सकता था? चूंकि कीमियागर अपनी आत्मिक शक्ति से सीमित थे, फेंग वुचेन को साधना की आवश्यकता थी। हथियार परिशोधनकर्ताओं पर यह प्रतिबंध नहीं था। ईविल ड्रैगन गॉड 9वीं कक्षा का हथियार रिफाइनर था और उसके हथियार रिफाइनिंग कौशल बेहद शक्तिशाली थे। यह कहा जा सकता है कि जब तक फेंग वुचेन चाहते थे और उनके पास सामग्रियां थीं, स्पिरिट क्यूई का तो जिक्र ही नहीं, वह अमर हथियारों को भी परिष्कृत कर सकते थे। बात सिर्फ इतनी थी कि यह ट्रू क्यूई की अधिक खपत करेगा। मास्टर फेंग के हथियार शोधन कौशल शानदार हैं, साम्राज्य में कोई भी तुलना नहीं कर सकता है। वेई यून ने तुरंत चापलूसी की। उसने ऐसे भयानक हथियार परिशोधक को अपमानित करने का साहस नहीं किया। भले ही वेई यून के मन में फेंग वुचेन को मारने और उसके खजाने को जब्त करने का विचार आया हो, फिर भी उसे फेंग वुचेन की उत्पत्ति का पता लगाना था। यदि ऐसी भयानक प्रतिभा किसी भयानक शक्ति का युवा गुरु या शिष्य होता तो क्या वह मौत को दावत देना नहीं होता? इसके अलावा इतनी भयानक प्रतिभा के बाहर जाने पर कौन जानता था कि क्या कोई भयानक विशेषज्ञ अंधेरे में उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे अपने धन का प्रदर्शन न करने का सिद्धांत भी समझ में नहीं आया। यदि फेंग वुचेन ने ऐसा किया तो क्या वह एक घातक आपदा को आमंत्रित नहीं करेगा? आगे बढ़ो और एक प्रयास करो। फेंग वुचेन ने वेई यून को देखा और उदासीनता से कहा, यह टियर 3 गोल्ड स्पिरिट पिल की गंध है। यह अफसोस की बात है कि आपने गोल्ड स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त 6 टेल ब्लू क्लाउड फ्लावर और कंडेंसिंग एसेंस फ्रूट का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा ये दोनों जड़ी बूटियां स्पिरिट तरल में पूरी तरह से संघनित नहीं हुई हैं। भले ही आप गोल्ड स्पिरिट गोली को परिष्कृत करें, गुणवत्ता बहुत कम होगी और गर्मी की कमी होगी। जब आप गोल्ड स्पिरिट गोली को संघनित करते हैं तो आपकी आत्मिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए गर्मी कभी तेज और कभी कमजोर होती है। यह सुनकर वेई यून के चेहरे पर मुस्कान तुरंत कठोर हो गई। एक बार फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने फेंग वुचेन को आश्चर्य से देखा। एक टियर 2 कीमियागर वास्तव में किसी गोली की गंध से ही उसकी अपर्याप्तता का पता लगा सकता है। यह कितना भयानक था। वेई यून स्तब्ध रह गया। यह एक टियर 2 अल्केमिस्ट था। यह बस एक कीमिया ग्रैंडमास्टर था। गोली की गंध से ही वह बता सकता था कि गोल्ड स्पिरिट गोली के किस भाग में कमी है। वह यह भी बता सकता था कि गोल्ड स्पिरिट पिल का कौन सा भाग पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। इतना भयानक अनुभव यहाँ तक कि टियर 5 या टियर 6 अल्केमिस्ट भी नहीं कर सका। वेई यून का हृदय प्रशंसा से भर गया। उन्होंने फेंग वुचेन के सामने लगभग घुटने टेक दिए और अपने गुरु के रूप में फेंग वुचेन की पूजा की। मास्टर फेंग के शब्दों ने सब कुछ प्रकट कर दिया है। आप वास्तव में एक कीमिया ग्रैंडमास्टर हैं। मुझे आशा है कि मास्टर फेंग मुझे कुछ संकेत दे सकते हैं। वेई यून तुरंत बहुत सम्मानजनक रवैये के साथ गहराई से झुक गईं। हर कोई स्तब्ध रह गया। एक लोहार और एक कीमिया ग्रैंडमास्टर। इस संसार में ऐसी असामान्य प्रतिभा कैसे हो सकती है? एक टियर 5 अल्केमिस्ट और एक अल्केमी ग्रैंडमास्टर। इसके अलावा वह 16 या 17 साल का युवक था। उसकी प्रतिभा कितनी भयानक थी। मैनेजर ली, जिसका हाथ कट गया था, घबरा गया। अब अंततः उसे समझ आ गया कि उसने किस भयानक अस्तित्व को ठेस पहुंचाई है। वह गुप्त रूप से खुश था कि वह अभी भी जीवित था। ऐसी भयानक प्रतिभा, एक लोहार ग्रैंडमास्टर और एक कीमिया ग्रैंडमास्टर। अगर वह मारा भी गया तो भी नीलामी घर वाले को एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आज का नीलामी घर निश्चित रूप से नीलामी घर के इतिहास का सबसे चौंकाने वाला दिन था। मैं संकेत नहीं दे रहा हूँ।
मैं सिर्फ आपकी कमियों की ओर इशारा कर रहा हूँ। अगली बार जब हम गोलियों को परिष्कृत करेंगे तो मैं निश्चित रूप से गोलियों की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम होऊंगा, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। वेई यून के सम्मान और चापलूसी के कारण उन्हें बिल्कुल भी अहंकार नहीं हुआ। मैं मास्टर फेंग के निर्देशों को याद रखूंगा। वेई यून ने बार बार सिर हिलाया। इस समय वेई यून का आचरण किसी बड़े बुजुर्ग जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वह सिर्फ एक कीमिया सीखने वाला प्रशिक्षु था। फेंग वुचेन ने भंडारण छल्लों में से एक वेई यून को सौंप दिया और कहा, भंडारण छल्लों को आपके द्वारा मुझे दिए गए उल्कापिंड के लोहे से परिष्कृत किया गया था। मैं आपको उनमें से एक दूंगा। देना। यह सुनते ही वेई यून चौंक गए। साथ ही वह परमानंद में डूबा हुआ था। जब फेंग वुचेन ने यह कहा तो हर कोई फिर चौंक गया। फेंग वुचेन को चौड़ी आंखों से घूरते हुए हर कोई भयभीत लग रहा था। एक आत्मा कलाकृति दे रहा हूँ। एक निम्न श्रेणी की स्पिरिट आर्टिफैक्ट स्टोरेज रिंग वास्तव में दे दी गई थी। एक स्टोरेज रिंग की कीमत बहुत महंगी थी। यहाँ तक कि एक साधारण भंडारण अंगूठी में भी हजारों सोने के सिक्के थे। एक कीमती कलाकृति भंडारण अंगूठी की कीमत लाखों में थी। स्पिरिट आर्टिफैक्ट स्टोरेज रिंग एक अमूल्य खजाना थी। एक अमूल्य खजाना दे रहे हो। क्या यह बहुत उदार नहीं था? या फेंग वुचेन के अन्य उद्देश्य थे? फेंग वुचेन मूर्ख नहीं थे। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि स्पिरिट कलाकृति कितनी कीमती है। वेई यून को देने के पीछे उसके वास्तव में अन्य उद्देश्य थे। जब फेंग वुचेन ने रेस्तरां में म्यू तियानयुन की मदद की तो उसका भी एक मकसद था। वेई यून काफी देर बाद होश में वापस आए। उसने उत्साहपूर्वक उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद फेंग मास्टर। धन्यवाद फेंग मास्टर। यह मेरे नीलामी घर का सम्मान है। मैं निश्चित रूप से इस भंडारण अंगूठी को एक अमूल्य खजाने के रूप में मानूंगा। यह केवल यह साबित करने के लिए है कि फेंग मास्टर एक विचार से हथियार बना सकता है। दुनिया को फेंग मास्टर की शानदार शोधन क्षमता के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले छुट्टी ले लूंगा, फेंग वुचेन ने उदासीनता से कहा। फिर उसने 9 रंगीन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल को भंडारण रिंग में डाल दिया। 9 रंगों वाला बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल स्वाभाविक रूप से एक उपहार था। वेई यून पैसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे करेगा? वह उसके साथ एहसान करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने सम्मानपूर्वक फेंग वुचेन को दरवाजे से बाहर भेज दिया। सभी लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। ऐसा लग रहा था मानो तीनों सम्मानपूर्वक एक बड़े शॉट को विदा कर रहे हों। यह उतना बड़ा था जितना कोई कल्पना कर सकता है। यह खबर तियांदू से बिजली की गति से फैल गई और क्लाउड क्षेत्र के सभी प्रमुख शहरों और बलों में फैल गई। एक ही दिन में धरती को हिला देने वाली खबर ने पूरे यूनझू को हिलाकर रख दिया। यूनझू का हर कोना नीलामी घर में फेंग वुचेन के जादुई दृश्य के बारे में बात कर रहा था। सभी प्रकार के संस्करण थे और उन सभी का वर्णन सभी ने इस तरह किया जैसे कि यह एक मिथक हो। फेंग मास्टर का नाम पूरे यूनझू में गूंज उठा। कुछ समय के लिए यूनझू के अनगिनत विशेषज्ञ तियांडू में आए। सभी प्रकार के खजाने भेजे गए सिर्फ फेंग वुचेन से दोस्ती करने के लिए। हालांकि उन सभी को फेंग वुचेन ने अस्वीकार कर दिया था। तियांदू के नेता और यूनझू में शक्तिशाली सेनाओं ने फेंग वुचेन को अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। इलाज बहुत अच्छा था। फेंग वुचेन ने खजाने को स्वीकार नहीं किया, लेकिन फेंग वुचेन ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। यूनझू जुआनटियानजोंग बाइमिंग ने भव्य मुख्य महल में तेजी से प्रवेश किया और बताया, सेक्ट मास्टर, पुराने सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, यह सत्यापित किया गया है कि फेंग मास्टर फेंग वुचेन है। यह बिल्कुल सच है। यह वास्तव में वह है। मुझे उससे 5वीं कक्षा का लोहार बनने की उम्मीद नहीं थी। मू तियानयुन सदमे में उठ खड़ा हुआ। हालांकि उसने इसका अनुमान लगाया था, फिर भी यह जानने के बाद कि यह सच था, वह अपने दिल के सदमे को छिपा नहीं सका। एक विचार के साथ निर्माण। क्या सचमुच कोई ऐसा भयानक लोहार है? मुख्य सीट पर सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भौहें सिकोड़ रहा था। उसे अभी भी यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि यूनझू में एक लोहार ग्रैंड मास्टर था। बाइमिंग ने आदरपूर्वक कहा, संप्रदाय मास्टर, यह सच है। यह एल्डर वेई यून ही थे जिन्होंने यह स्वयं कहा था। फेंग मास्टर ने एल्डर वेई यून को एक स्टोरेज रिंग भी दी। बुजुर्ग वेई यून के मुताबिक फेंग मास्टर गोलियां बनाने में भी बहुत अच्छे हैं। गोलियों की गंध से ही वह उनमें कमियां बता देता है। इसके अलावा यह बहुत विस्तृत है और इसमें कोई गलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आध्यात्मिक हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उसे भट्टी की भी आवश्यकता नहीं है। यह व्यक्ति इतनी कम उम्र में 5वीं कक्षा का लोहार है। उसकी पृष्ठभूमि क्या है?
हमारे साम्राज्य में सबसे ताकतवर लोहार चौथी श्रेणी का लोहार ही है। अधेड़ उम्र का आदमी हैरान था। वह फेंग वुचेन के बारे में बहुत उत्सुक था। उन्होंने एक बार कहा था कि वह तियानजू के वुशुंग शहर से आए हैं। संप्रदाय मास्टर, क्या हमें फेंग मास्टर की पृष्ठभूमि की जांच करनी चाहिए? बाइमिंग ने पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं, हम इस व्यक्ति को उकसा नहीं सकते। हम उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं कर सकते, अन्यथा हम जल जाएंगे। यह व्यक्ति सरल नहीं है। ऐसी भयानक प्रतिभा को शत्रु बनाना बुद्धिमानी नहीं है। युनशान, तुरंत लोगों को पहाड़ से नीचे भेजें और फेंग मास्टर को अतिथि के रूप में जुआनटियानजोंग में आमंत्रित करें। मू तियानयुन ने तुरंत कहा। जुआनटियानजोंग स्वाभाविक रूप से ऐसे भयानक व्यक्ति से दोस्ती करना चाहता था। फेंग वुचेन का अस्तित्व जुआनटियानजोंग के लिए भी बहुत फायदेमंद था। आइए बाइमिंग को जाने दें। बाइमिंग ने पहले फेंग मास्टर को देखा है। यह अधिक उपयुक्त है। मुयुन शान ने सिर हिलाया। मैं अब तियांदू जाऊंगा, बाइमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। डॉट 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 डॉट। अगले कुछ दिनों तक फेंग वुचेन के पास खेती करने का समय नहीं था। उन्होंने केवल इधर उधर भागने की परवाह की और युनझू में लगभग सभी प्रमुख सेनाओं का दौरा किया। चाहे कोई भी ताकत हो, चाहे उनकी साधना कितनी भी ऊंची क्यों न हो, फेंग वुचेन के सामने उन सभी को अपना सिर झुकाना पड़ता था और सम्मानपूर्वक उसे फेंग मास्टर कहकर संबोधित करना पड़ता था। यहाँ तक कि जब वह जुआनटियानजोंग गए तो पुराने संप्रदाय के मास्टर मू तियानयुन और संप्रदाय के मास्टर मुयुन शान बहुत सम्मानित थे। उन सभी को उसे फेंग मास्टर कहकर संबोधित करना पड़ता था। फेंग मास्टर का नाम युनझू में पहले से ही सर्वोच्च अस्तित्व में था। 5वीं कक्षा के रसायन शास्त्री के रूप में उनकी पहचान ही उन्हें उनके प्रति आदर दिखाने के लिए पर्याप्त थी। फेंग मास्टर का नाम युनझू के अर्थ रैंक पर नहीं रुकेगा। कुछ ही दिनों में यह युनझू से फैल चुका था। मू तियानयुन और बाकियों के अलावा जो फेंग मास्टर का नाम जानते थे, कोई और नहीं जानता था। वे केवल इतना जानते थे कि वह फेंग मास्टर थे। यहाँ तक कि वे युन को भी नहीं पता था। अगले कुछ दिनों तक फेंग वुचेन थक गए थे। वह तियांदू के पास सभी प्रमुख सेनाओं के पास भाग गया था। फेंग वुचेन लगभग आधे महीने तक तियांदू में रहे थे। अब उसका नाम युनझू में प्रसिद्ध था। मैंने पहले ही खेती के कुछ दिन बर्बाद कर दिए हैं। मुझे इसकी भरपाई करनी होगी। फेंग वुचेन बुदबुदाया। उसने तुरंत 9 रंगीन बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल और 7 खजाने क्यूई कंडेंसिंग पाउडर निकाला और उन्हें निगल लिया। सुप्रीम ड्रैगन गॉड तकनीक तुरंत सक्रिय हो गई। प्रतिवेदन। उफ़, आखिरकार मैं सफल हो गया। तियांदू के बाहरी इलाके में पहाड़ों की गहराई में फेंग वुचेन ने राहत की सांस ली। 10 दिनों से अधिक की खेती के बाद उन्होंने क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र के छठे लव में कदम रखा था। 9 रंग का बैंगनी क्रिस्टल आध्यात्मिक तरल वास्तव में एक अच्छी चीज है। अभी भी 7 बोतलें बची हैं। यह पर्याप्त होनी चाहिए। फेंग वुचेन हंसे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की। धीरे धीरे खड़े होकर हाथ खींचते हुए फेंग वुचेन ने कहा, दुर्भाग्य से मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। अगर मैं युनझू पर कब्जा करना चाहता हूँ तो एक कीमियागर और एक लोहार की पहचान के साथ यह इतना आसान नहीं होगा। एक कीमियागर और एक लोहार की पहचान को सबसे अधिक पूजा और सम्मान दिया जाता था। इसके अलावा युनझू के सभी ताकतवर लोग यहाँ लाभ के लिए थे, अधीनता के लिए नहीं। यदि फेंग वुचेन युनझू के बिजलीघरों पर कब्जा करना चाहते थे तो उन्हें अपनी ताकत पर निर्भर रहना होगा। फेंग वुचेन ने म्यू तियानयुन की मदद की और नीलामी में अपने शक्तिशाली शोधन कौशल का प्रदर्शन किया। इसका कारण इन दो शक्तियों को दबाना था। यही कारण था कि म्यू तियानयुन से मिलने के बाद फेंग वुचेन की यह योजना थी। यहाँ पर कोई है। क्यूई रिफाइनिंग क्षेत्र का तीसरा लव। जैसे ही वह आगे बढ़ा, फेंग वुचेन अचानक भौहें चढ़ा बैठा क्योंकि उसे लगा कि कोई आ रहा है। फेंग वुचेन बंदर की तरह एक पेड़ पर चढ़ गया और आने वाले व्यक्ति की दिशा में देखा। एक नज़र में फेंग वुचेन यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके सामने सफ़ेद पोशाक में एक खूबसूरत लड़की थी। यह जगह तियांदू से काफ़ी दूर है। एक लड़की पहाड़ों में क्या कर रही है? जब फेंग वुचेन ने लड़की को देखा तो वह हैरान रह गया। सफ़ेद पोशाक में लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही पिछवाड़े में टहल रही हो। उनका साहस साधारण नहीं था। अरे! सफ़ेद पोशाक में लड़की को पेड़ के नीचे चलते देखकर फेंग वुचेन अचानक चिल्लाया। अचानक चिल्लाने से युवा लड़की चौंक गई, जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह इतनी डर गई थी कि वह अपने पैर की उंगलियों पर उछल पड़ी, मानो उसकी आत्मा उड़ गई हो।
कौन है भाई? सफेद पोशाक में लड़की ने सावधानी से ऊपर देखा। फेंग वुचेन पेड़ से नीचे कूदे और हल्के से कहा, घबराओ मत, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। लड़की जल्दी से कुछ कदम पीछे हटी और फेंग वुचेन को आकार दिया। उसने संदेह से भरा चेहरा बनाकर पूछा, अगर तुम बुरे इंसान नहीं हो तो पेड़ पर क्यों छुपे हो? क्या मैं एक बुरे आदमी की तरह दिखता हूँ? यहीं पर मैं खेती करता हूँ। तुम ही हो जो अंदर घुस आए। मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम जैसी लड़की इस पहाड़ी जंगल में क्यों आई? फेंग वुचेन ने शांत भाव से पूछा। इसका आपसे क्या लेना देना है? युवा लड़की ने फेंग वुचेन को घूरकर देखा, पीछे मुड़ी और तेजी से चली गई। वह वास्तव में चिंतित थी कि फेंग वुचेन एक बुरा व्यक्ति था। उससे औषधीय जड़ी बूटियों की दुर्गंध आती है। क्या वह जड़ी बूटियां चुनने के लिए यहाँ है? फेंग वुचेन ने अपना सिर हिलाया। उसे उससे कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। यह सही नहीं है। यह औषधीय गंध एक नॉकआउट दवा है। हमें धोखा दिया गया है। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, फेंग वुचेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। वह अचानक पीछे मुड़ा और देखा कि लड़की कुछ ही दूरी पर उपहास कर रही है। फेंग वुचेन ने जल्दी से उसके शरीर पर कुछ बार रगड़ा और दबाया। यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर में एक नॉकआउट दवा इंजेक्ट की गई थी, उसने तुरंत उसे अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह एक लड़की थी। फेंग वुचेन लापरवाह थी। किसने सोचा होगा कि लड़की वास्तव में एक चारा थी? जैसे ही फेंग वुचेन को एहसास हुआ कि यह एक नॉकआउट दवा थी, उसके कानों में एक ठंडी हंसी सुनाई दी। मास्टर फेंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जिस दिशा से लड़की आई थी, 3 आकृतियां तेजी से उड़ीं। उनकी खेती फेंग वुचेन से ऊपर थी। उनमें से एक तो लवनोक्यूई कल्टीवेशन क्षेत्र के शिखर पर भी था। आप कौन हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ था? फेंग वुचेन ने उदासीनता से पूछा और उसने अपने पीछे 3 अधेड़ उम्र के पुरुषों पर नजर डाली। हमने गुप्त रूप से आपको तियांडू से निकलते हुए देखा। आपको पता न चले इसके लिए हमने तुरंत आपका पीछा नहीं किया। हमने आपको ढूंढने से पहले कुछ दिन बिताए और कई पहाड़ों की खोज की। एक आदमी ने व्यंग्य किया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, लाभ के लिए हमेशा गुप्त उद्देश्यों वाले लोग होंगे जो कुछ भी करेंगे। फेंग वुचेन ने अपने दिल में गुस्से से कहा। अन्यथा फेंग वुचेन तियांदू को छोड़कर खेती करने के लिए पहाड़ों पर नहीं आते। दुर्भाग्य से वह अभी भी कुछ कपटी और चालाक लोगों द्वारा पाया गया था। नॉकआउट दवा ने बहुत जल्दी असर किया। फेंग वुचेन को चक्कर आ गया और उन्हें पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई। मास्टर फेंग, नॉकआउट दवा का स्वाद कैसा होता है? क्या आप अब पूरी तरह से कमजोर महसूस करते हैं? यह लेवल 3 की नॉकआउट दवा है। लेवल 2 कीमियागर के रूप में, मुझे डर है कि आप इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। मुख्य व्यक्ति ने व्यंग्य किया, उसका चेहरा दुष्टता से भरा हुआ था। तुम्हें पता है कि मैं एक कीमियागर हूं और फिर भी तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो। तुम में हिम्मत है? फेंग वुचेन ने उदास होकर पूछा, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था। फेंग वुचेन को महज नॉकआउट दवा की परवाह नहीं थी। दुष्ट ड्रैगन भगवान की यादें और अनुभव सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। अब फेंग वुचेन के शरीर से नॉकआउट दवा पहले ही हटा दी गई थी। मास्टर फेंग, आप बहुत भूले हैं। ऐसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, मजबूत खेती के बिना लेवल 5 हथियार रिफाइन का क्या उपयोग है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि चूंकि क्लाउड क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों ने आपको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, इसलिए वे आपके साथ गंभीरता से व्यवहार करेंगे? यदि तुम मर जाओगे तो कोई तुम्हारा बदला नहीं लेगा, और इस उजाड़ पहाड़ में कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुख्य व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। आप क्या चाहते हैं? फेंग वुचेन ने बेरुखी से पूछा, यह दिखाते हुए कि वह अब और नहीं रुक सकता। अपनी तलवार और भंडारण अंगूठी, साथ ही अपनी हथियार शोधन तकनीक सौंपें। आज्ञाकारी रूप से इसे सौंप दें और हम आपकी जान बख्श सकते हैं। मुख्य व्यक्ति ने फेंग वुचेन पर व्यंग्य किया और इशारा किया। अगर मैं इसे तुम्हें सौंप दूं तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं मूर्ख हूं? फेंग वुचेन ने ठंडा उपहास किया। एक बार जब इन लोगों को खजाना मिल गया तो वे फेंग वुचेन को मारने से नहीं हिचकिचाएंगे। कौन इतना मूर्ख होगा जो पूरे क्लाउड क्षेत्र में एक भयानक हथियार रिफाइन को उनका पीछा करने देगा? तो हम तुम्हें मार डालेंगे और खुद ले लेंगे। दूसरे आदमी ने तपाक से कहा। आप लियू परिवार से हैं? फेंग वुचेन ने गहरी आवाज में पूछा। हम्फ, लियू परिवार क्या है? हमारे झू परिवार की नजर में वे सिर्फ चींटियां हैं। दूसरे आदमी ने अहंकार से भरा चेहरा बनाकर कहा। यह सुनकर फेंग वुचेन ने अब दिखावा नहीं किया और उपहास किया, तो यह झू परिवार है।
आपकी महत्वाकांक्षा छोटी नहीं है। आप वास्तव में मेरे बारे में विचार रखने का साहस करते हैं। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है? क्या आपको लगता है कि आप अभी भी जीवित रह सकते हैं? आदमी ने गुस्से में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इसे हाथ से जाने देगा। यह देखकर कि फेंग वुचेन अचानक उदासीन हो गए, नेता का चेहरा थोड़ा बदल गया और गहरी आवाज में पूछा, क्या आपने नशा नहीं किया है? फेंग वुचेन ने रुखाई से कहा, यह जानते हुए भी कि मैं एक कीमियागर हूं, तुमने फिर भी मुझसे निपटने के लिए एक दवा का इस्तेमाल किया। तुम सच में बेवकूफ हो। असंभव। आप केवल दूसरे दर्जे के कीमियागर हैं। आप थर्ड ग्रेड एक्सटेसी पाउडर को कैसे निष्क्रिय कर सकते हैं? लड़की बहुत दूर नहीं थी, चिल्लाकर बोली। यह तो कहा ही जा सकता है कि तुम मुझे ठीक से नहीं जानते। नहीं तो तुम में 10,000 हिम्मत होने पर भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं होगी। फेंग वुचेन ने ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका झू परिवार एक लड़की को चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। आप वास्तव में बेशर्म हैं। उसे मार दो। तुम्हें उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। नेता गुस्से से चिल्लाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और एक तीव्र जानलेवा आभा फूट पड़ी। उन्होंने मोर्चा संभाला और आगे बढ़े। तीनों व्यक्तियों ने आगे बढ़ने में संकोच नहीं किया। उन तीनों ने फेंग वुचेन को मारने के लिए हाथ मिलाया। यह कहा जा सकता है कि यह हाथ घुमाने जितना आसान था। आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जीवित बच सकते हैं या नहीं। फेंग वुचेन ने व्यंग्य किया। एक ठंडी जानलेवा आभा हवा में भर गई। लाल ज्वलंत तलवार को बाहर निकालते हुए फेंग वुचेन ने ड्रैगन गॉड्स ब्रीथ को सक्रिय किया। लाल उग्र तलवार तुरंत सियान लौ से प्रज्वलित हो गई। एक अत्यंत हिंसक तलवार की हुई हवा के झोंके की तरह बह गई। ड्रैगन भगवान की छाया। फेंग वुचेन चिल्लाया और अचानक बाहर निकल गया। जैसे कि उसका बट एक इजेक्टर से सुसज्जित था, उसकी गति तुरंत दोगुनी हो। आज की यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज।